जैसा कि आपने बताया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। एंड बहुत अच्छा लगा प्रीति, आपको देख करके। बहुत दिन बाद आपसे भेंट हो रही है और अच्छा लगा, आप इसको कोऑर्डिनेट कर रही हैं, मॉडरेट कर रही हैं। थैंक यू सर। So I would like to extend my thanks, heartiest thanks to your department, your head and your senior colleague, प्रोफेसर अर्नब शुक्ला जी, गुफरान जी, मधु जी एंड अदर। भट्ट साहब भी वहाँ हैं, मुझे याद है, मैं मिला था जब एक बार आया था। तो जैसा आप लोगों ने बताया, मुझे इस पर जो ये बात करनी है, ये रिसर्च डिजाइन, हिंदी में इसको हम अनुसंधान और विकल्प करते हैं। मेरी आवाज क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्योंकि मैं ऐसे ही बोलता हूँ आराम से। सर बिल्कुल सर, क्लियर है सर आपकी आवाज। ओके ओके, ठीक है। थोड़े से लिमिटेशंस हैं, जैसे अगर ये ऑफलाइन होता और बोर्ड होता या अदर सपोर्टिंग डिवाइसेस होते तो इट वुड बी अ बेटर एक्सपीरियंस। हाउएवर, हम लोग इसको जितना बेहतर हो सकता है मैं इसको करने की कोशिश करूंगा। और मैं सबसे पहले अपने लेक्चर के बारे में या डिलीवरी जो मैं यहाँ करने जा रहा हूँ इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं करूंगा क्या एक्चुअली। देखिए, वैसे तो रिसर्च डिजाइन एक बहुत बड़ा एरिया है रिसर्च मेथड के अंतर्गत, और इसमें कुछ चीजें और भी हैं जो समझने की हैं, उसके पहले भी और उसके बाद भी। तो एक वैक्यूम में रिसर्च डिजाइन को समझना मेरे ख्याल से उतना बेनिफिशियल कभी नहीं होगा। और ये इतना बड़ा एरिया है कि अगर हम लगातार 7 दिन केवल इस पे क्लास करें केवल डिजाइन में तो भी ये कम होगा। हम महीनों इसको पढ़ाते हैं अपने यहाँ, जब हम लोग एनुअल सिस्टम में पढ़ाते थे तब भी, अभी जब सेमेस्टर सिस्टम में भी जब हम लोग इसको करते हैं तो काफी टाइम देना होता है और तब इसको कर पाते हैं। हालांकि अभी बातचीत में ये भी सामने आएगा कि केवल मुझे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ही कहा गया है। अब रिसर्च डिजाइन और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में थोड़ा सा फर्क है, ये भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं कुछ शुरुआती बहुत ही ऐसे चीजों के बारे में बात करूंगा जो बहुत ही एसेंशियल हैं, उनकी समझ बहुत जरूरी है। और उसके बाद फिर आपको रिसर्च डिजाइन इन जनरल और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि मैं इस पर अपनी बातें रखूंगा और इंटरेस्टिंग होगा। टेक्निकल है लेकिन फिर भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। मैं पीपीटी शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, असल में क्या बताएं, हम एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहेंगे। हमारे विश्वविद्यालय में एक सीनियर हमारे कलीग प्रोफेसर अशोक सक्सेना, जिन्होंने लगभग 40 साल अपनी सेवाएं हमारे विभाग को दी थी, अचानक उनका देहांत कल रात में 1 बजे हो गया। तो सुबह मैं करीब वहां भी था, जस्ट कुछ देर पहले मैं आया हूँ और मैंने शुरू किया है। बहरहाल, उनको श्रद्धांजलि देते हुए, उनको याद करते हुए मैं शुरू कर रहा हूँ। आप देखें कि कई बार मैंने देखा है क्लास में कि स्टूडेंट्स को आमतौर पे ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती जब वो कई कॉन्सेप्ट्स इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। जैसे जब हम बात करें रिसर्च की, जब हम बात करें रिसर्च मेथड की, और जब हम बात करते हैं मेथड्स के लेवल पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की या नॉन एक्सपेरिमेंटल या अदर आप कहें एक एक्सपोस्ट फैक्टो टाइप के रिसर्च की बात करें हम, वहां भी अभी बहुत सारी चीजें कहने लायक हैं। मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि शुरू में थोड़ा कंफ्यूजन होता है ये जानने में कि एक्चुअली हम किस लेवल पे किस तरह से जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको यूज करें और उनकी समझ बढ़ाएं। देखिए, रिसर्च की अगर हम बात करें तो इससे भी पहले मैं फिलॉसफी का एक पोजीशन है जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, वो है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का लेना देना इससे है, उसको कहा जाता है द थियरी ऑफ नॉलेज, या हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज नॉलेज। वहां दो क्वेश्चंस होते हैं जो रिसर्च मेथोडोलॉजी से जुड़े हुए हैं। आपको अचानक बड़ा आश्चर्य होगा कि मैं एपिस्टेमोलॉजी के बारे में, जो कि हमारे यहाँ कॉग्निटिव साइकोलॉजी में बातचीत की जाती है लेकिन वहां सही की जाती है, एपिस्टेमोलॉजी के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ। एक्चुअली ये जो पोजीशन है एपिस्टेमोलॉजी का, ये जुड़ा हुआ है रिसर्च मेथोडोलॉजी से, और वो इस तरह से जुड़ा हुआ है कि वहां दो क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज नॉलेज, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इफ देयर इज अ वैलिड नॉलेज हाउ कैन वी नो दैट। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन सभी रिसर्च में होते हैं। हम अगर एक रिसर्च परसू करने जा रहे होते हैं
तो वहां पे क्वेश्चन यही होता है कि वो क्या है जिसको हम सर्च करने जा रहे हैं, क्या वो एक वैलिड नॉलेज है, क्या एक ऐसा फैक्ट हो सकता है जिसको कि समझने की जरूरत है, एक्सप्लेन कर किए जाने की जरूरत है। और अगर ऐसा है, आपको लगता है कि हाँ ऐसा करना चाहिए, अगर ऐसा है तो फिर दूसरा सवाल ये है कि देन हाउ कैन वी डू दैट। ये जो दूसरा वाला पोर्शन है कि हम कैसे उसको जाने, कैसे उसको अपने ज्ञान का हिस्सा बनाए, तथ्य का हिस्सा बनाए। इंफॉर्मेशन और फैक्ट में डिफरेंस होता है, इंफॉर्मेशन सोच सकते हैं लेकिन वो फैक्ट है कि नहीं ये तो वेरिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा, और ये सब वेरिफिकेशन भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, मैं इसके बारे में बात मत करूंगा अभी थोड़ी देर में। तो शुरुआत तो एपिस्टेमोलॉजी से होती है। एपिस्टेमोलॉजिकल जो पोजीशन है वो ये है कि हम जानना चाहते हैं कुछ किसी एरिया में, और फिर हम ये भी हमारे सामने समस्या होती है कि हम कैसे जाने, और यहाँ से फिर रिसर्च शब्द सीन में आता है। और रिसर्च जो शब्द है, अगर हम उसको बहुत ज्यादा ब्रॉड ना जाए, हम अगर साइकोलॉजिकल रिसर्च में अगर हम आए, तो एक सवाल ये आपको इससे वो होना चाहिए कि एक्चुअली साइकोलॉजिकल रिसर्चेज जो है वो लगभग, उनको कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। बंद कर दो बेटा, ठीक से बंद कर। साइकोलॉजिकल रिसर्चेज को हम किस तरह से क्लासिफाई करें, तो मैं यहाँ कहूंगा कि जो कुछ हमारे साइकोलॉजी के ही जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के कुछ ऑथर्स हैं, कुछ ओल्ड टेक्स्ट में उन्होंने इस तरह से क्लासिफाई करने की कोशिश की है। जैसे उन्होंने कहा कि ये थ्योरेटिकल रिसर्च हो सकता है या ये एम्पेरिकल रिसर्च हो सकता है। आप देखें रिसर्च के लेवल पे जब हम बात कर रहे हैं तो ये क्लासिफिकेशन करने की जरूरत होती है कि ये थ्योरेटिकल है या एम्पेरिकल है, क्योंकि हम बीए से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो साइकोलॉजिकल रिसर्चेज हैं वो एम्पेरिकल रिसर्चेज हम करते हैं, इंद्रियानुभविक जिसको हिंदी में कहते हैं। और थ्योरेटिकल रिसर्च में भी आप देखें ऐसा नहीं है कि हम केवल इंद्रियानुभविक शोध या अनुसंधान ही साइकोलॉजी में करते हैं। अगर आप पर्सनालिटी थियरी को देखें तो बहुत सारी जो बड़ी बहुत सारी और जो पर्सनालिटी थियरीज हैं, आप देखेंगे कि वो सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन नहीं बल्कि वो केयरफुल ऑब्जर्वेशन था। मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं थे, वो सिंपल केसेस थे, उनका ऑब्जर्वेशन था, केस स्टडीज थी, लाइफ होल्ड था, जिनको समझने के बाद वो थियरीज डेवलप की गई। और तो थियरी कंस्ट्रक्शन इसका पार्ट होता है, थ्योरेटिकल जो रिसर्चेज होते हैं उसका। और लाइब्रेरी रिसर्च भी आप कह सकते हैं कि हम रिव्यू लिखें, जैसे 10 साल या 20 साल या 30 साल के हम जो है एक एरिया में, एक आप कह सकते हैं कि मेटा थ्योरेटिकल रिसर्चेज होते हैं कि हम जो भी इंफॉर्मेशन हैं उनको हम जुटाएं, उनका रिव्यू करें और उनकी उनकी मेटा एनालिसिस करें और हम एक थियरी बिल्ड करें। तो ये भी एक है रिसर्च, जिस तरह से भी होती है थ्योरेटिकल रिसर्चेज की कैटेगरी में उनको डाल सकते हैं। लेकिन बात जब एम्पिरिकल रिसर्च की आती है तो एक्चुअली इसका भी एक रूट है। एक्चुअली एम्पिरिकल रिसर्च की भी एक जर्नी है। ये पॉजिटिविज्म जो फिलॉसफी में एक पोजीशन है, वहां से जो पॉजिटिविस्टिक अप्रोच है वो ये मानता है कि फैक्ट और एक्सपीरियंस में, मतलब डेटा और एक्सपीरियंस में, मैं ये मान के चल रहा हूँ जहां तक मुझे बताया गया है कि सभी लगभग यहाँ पे रिसर्च के बच्चे हैं या कुछ फैकल्टी हैं, तो इतना तो आप अंडरस्टैंडिंग रखते होंगे क्योंकि बहुत डिटेल हो जाएगा। जैसे इसको कह सकते हैं डेटा ड्रिवन प्रोसेसिंग की बात जब हम करते हैं, परसेप्शन में आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जब ये सवाल होते हैं कि जब हमारे सामने जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, क्या हमारा परसेप्शन केवल उन इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड होते हैं जो कॉग्निटिव प्रोसेसिंग हम करते हैं, तो क्या जो डेटा है केवल उसी की प्रोसेसिंग करके हम मीनिंग निकालते हैं, या जो हमारे पास प्रायर स्कीमा है, जो थ्योरी है, उसके आधार पर भी हम मीनिंग निकालते हैं। सो दिस इज अ कंट्रोवर्सी, डेटा ड्रिवन वर्सेस थ्योरी ड्रिवन। बहरहाल, तो पॉजिटिविज्म ये मानता था कि यहाँ थ्योरी ड्रिवन को इफेक्ट नहीं होता, जो भी डेटा है, जो कुछ भी प्रत्यक्ष है वही प्रमाण है और हम उसी को सही मान लें। लेकिन ऐसा है नहीं। बाद में ये एक तरह से लोगों ने इसको नकार दिया, ये कहा कि नहीं ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है, जो हमारे बिहेवियर होते हैं वो थ्योरी ड्रिवन प्रोसेसिंग के भी जो है वो प्रोडक्ट होते हैं। तो ये शुरुआत तो हुई पॉजिटिविज्म से, लेकिन एम्पिरिसिज्म जो पोजीशन है इसको जानना जरूरी है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को समझने के लिए। और दुखद ये है कि आमतौर पे कोई टीचर इसको इस तरह के फोरम पे पहले इसको समझने की कोशिश नहीं करता। अब जैसे हम ही रहते हैं, अगर टाइम बचाना चाहता मैं तो मैं सबसे पहले सीधे बताता कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या है और बस टाइम बता के और बंद कर देता, लेकिन मैं ऐसा चाहता नहीं। एक एकेडमिक ब्यूटी है, आप कुछ चीजों को उसके संपूर्णता में समझाएं, मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो
आप अगर हम पूछे कि सर ये एम्पिरिसिज्म या एम्पिरिकल जो पोजीशन है या एम्पिरिकल रिसर्च, अगर हम इस तरह के जहां भी कहीं एम्पिरिकल या एम्पिरिसिज्म इस तरह की चीजों को सुनते हैं तो ये है क्या एक्चुअली? बीए से ही पढ़ाया जाता है कि एक पैराडाइम है जिसमें कि हम जो है यूज करते हैं और रिसर्चेस करते हैं। तो ये एक आप कह सकते हैं कि प्रोग्रेस है, जो हम जब पॉजिटिविज्म से आगे बढ़े थोड़ा तो कुछ एक ग्रुप था जिन्होंने ये कहा साइंस में कि साइंस में हम ऑब्जर्वेशन करें और ये ऑब्जर्वेशन हमारा आधारित हो हमारे सेंस ऑर्गन के द्वारा प्राप्त रिसीव की गई इंफॉर्मेशन के आधार पे हम केवल और केवल उन्हीं को वैलिड इंफॉर्मेशन मानेंगे जो कि हम अपने इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करेंगे और सिस्टमेटिक केयरफुल ऑब्जर्वेशन करेंगे। और ये इसीलिए इस एम्पिरिसिज्म को हिंदी में इस पोजीशन को इंद्रियानुभविक, आप देखें जो दिया गया है कई किताबों में इंद्रियानुभविक कहा जाता है। तो अब ये इंद्रियानुभविक क्या है थोड़ा सा जान लीजिए। तो मैंने कहा कि वो सभी इंफॉर्मेशन जब हम रिसर्च करते हैं तो उन रिसर्चेज पे उन इंफॉर्मेशन पे डिपेंडेंट रहते हैं जो कि हम अपने इंद्रियों के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जिन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। थोड़ा सा हम कंट्रोल्ड कंडीशन में सिस्टमेटिकली जब ऑब्जर्व करने लगते हैं तो हम कहते हैं कि ये एम्पिरिसिज्म है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एम्पिरिकम एक शब्द है। आप समझे कि ये एम्पिरिसिज्म और एक्सपेरिमेंट में क्या रिलेशनशिप है। ग्रीको लैटिन कहिए जो ओरिजिन का एक शब्द है एम्पिरिकम, और इस एम्पिरिकम का मतलब होता है एक्सपीरियंस, अनुभव। और आप देखें ये एक्सपेरिमेंटल वर्ड भी इसी से बना है, इसी एक्सपीरियंस से बना है। बहुत सारे लोग जो हैं आप देखें, जब आप ओल्ड स्कूल के जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनको जब देखेंगे तो इस एक्सपीरियंस से उनका बड़ा ये रहा है कि नहीं, एक्सपीरियंस शब्द को यहाँ घुसाने की जरूरत नहीं है। वो लगता है जैसे सब्जेक्टिव हम चीजों को ले आ रहे हैं, लेकिन असल में जो एक्सपेरिमेंटल भी बना है उसका ओरिजिन देखें तो वो एम्पिरिकम से है। एम्पिरिसिज्म और एम्पिरिकम और उसी से जो है, तो एम्पिरिकम का मतलब होता है एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस बेस्ड ये हमारी एक्टिविटी होती है एम्पिरिसिस्ट अप्रोच में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। दैट्स व्हाई द वर्ड केम एक्सपेरिमेंटल, that activity that is based on our very experience, our valid experience and experienced by our sense organ. So this is called empiricism. Empiricist position में हम कहते हैं भाई ठीक है हम रिसर्च करेंगे, लेकिन एक्चुअली आजकल हम लोग जो रिसर्च करते हैं वो ट्रूली एम्पिरिसिज्म वाले पोजीशन में भी नहीं होता है। उसमें कुछ चीजें थी जिनके बारे में कार्ल पॉपर एक, आप अगर फिलोसफी ऑफ साइंस को पढ़ें तो पॉपर और खून का व्यू जो है आपको मिलेगा देखने को। वहां ये दो बड़े फेमस ऑथर्स हैं जहां आप उनके बारे में पढ़ेंगे। पॉपर ने दो चीजों की तरफ हमारा ध्यान दिलाया। एक कहा कि नहीं, क्या हम रिसर्च में फैक्ट को वेरीफाई करेंगे और वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ये पॉसिबल है? तो पॉपर ने इसको रिजेक्ट किया और कहा कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं। कैसे है मैं बता रहा हूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जानना। आप अगर रिसर्च में, मैं डिविएट नहीं कर रहा हूँ। आप सोचेंगे कि ये कौन सा सर कहानी सुनाने लगे, तो मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग ऐसी चीजें के बारे में बता रहा हूँ जो क्लासरूम में बहुत कम लोग बताते हैं। सो कार्ल पॉपर ने ये कहा कि अगर आप रिसर्च में आप फैक्ट्स के वेरिफिकेशन की तरफ बढ़ेंगे तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और उनका एक मानना ये था कि ये एक फिनोमिना है जिसको कहते हैं इंडक्शन, द प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन। अब ये प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, कभी भी कोई भी स्टडी अपने पूरे पॉपुलेशन पर नहीं की जाती है। ये हमारा अनुभव है। जो कुछ भी रिसर्च शुरू कर रहे हैं बच्चे, उनको ये जान लेना चाहिए कि कोई भी स्टडी पॉपुलेशन स्टडी जनरली नहीं होती है, वो सैंपल की स्टडी होती है। और जब हम सैंपल की स्टडी करते हैं तो जाहिर है हम डिफरेंट टेक्निक्स लेंगे और सैम्पलिंग करेंगे और उन सैंपल पर अपनी स्टडी करेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम फिर जनरलाइजेबिलिटी की आती है कि जो हमारा पॉपुलेशन है, जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ मेजरमेंट किया और उसका मीन निकाला, तो ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपका सैंपल का मीन है, ये कितना वैलिड मीन है आपके पॉपुलेशन पर भी, क्या पॉपुलेशन पैरामीटर के कितना नजदीक है। आप जानते हैं कि पॉपुलेशन की जो विशेषताएं है उसको पैरामीटर कहते हैं, और सैंपल के जो एस्टिमेट्स होते हैं या सैंपल की जो विशेषताएं होती है उन्हीं को स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। ये मैं एक परिभाषा आपको स्टैटिस्टिक्स से बता दे रहा हूं। द एस्टिमेट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स derived or get by the your sample, it is called
स्टैटिस्टिक्स। जैसे आपने एक सैंपल लिया और उस सैंपल के आधार पे आपने कुछ मीन या स्टैंडर्ड डिविएशन जो भी डिस्क्रिप्टिव है आपने याद किया, तो ये सैंपल के एस्टिमेट्स है एंड दे आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी केस में आपको पूरी पॉपुलेशन उपलब्ध हो, आप वहां पे स्टडी कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं तो वो पॉपुलेशन पैरामीटर कहे जाएंगे, लेकिन वो कभी होता नहीं है ऐसा। जनरली हम स्टडी सैंपल पे करते हैं। तो मैं यहाँ कहना ये चाह रहा था, मैं आपको बताऊं, इस सैंपल और पॉपुलेशन को जानना जरूरी था कि ये इंडक्शन में प्रॉब्लम ये होती है कि हम एक रिसर्च सैंपल पर करते हैं, हम क्लेम करते हैं कि हमारी ये फाइंडिंग्स हैं, ये फैक्ट्स हैं, और फिर दूसरे लोग दूसरे लैब में कई जगहों पे कई कंट्री में लगातार उसका रेप्लिकेशन करते हैं, और जब लगभग एक ही तरह के फैक्ट्स आते हैं तो हम इसको ट्रुथ के रूप में मान लेते हैं कि ठीक है यही फैक्ट है, यही सच है, यही जो है एक ये फिर थियरी बिल्ड होने लगती है, हम उसको यूनिवर्सली मान लेते हैं कि ये सच। लेकिन क्या ये सही है? पॉपर ने कहा कि वेरिफिकेशन इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन नहीं हम उत्पन्न कर सकते कि ये घटना को बिल्कुल उसी तरह से हम रेप्लिकेट कर सकें, एक दूसरे कंट्री में, एक दूसरे टाइम में, एक दूसरे स्पेस में। टाइम स्पेस बदल गया, कंट्री कल्चर सब बदल गए, पूरा सिचुएशन बदल गया, सब्जेक्ट बदल गए, जगह बदल गया, तो आप कभी भी उसको रेप्लिकेट कर ही नहीं सकते। तो पॉपर ने कहा कि जब आप बिल्कुल एक तरह से एकदम रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो वो फाइंडिंग वैलिड कैसे है? सो देयर इज ए प्रॉब्लम एंड दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड इंडक्शन। तो उन्होंने कहा कि इसका एक सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन ये है कि हम वेरिफिकेशन करने के बजाय हम उसको वेरीफाई न करें, बल्कि हम उसको, इसको कहा उन्होंने अप्रोच, जो पॉपर का अप्रोच था वो कहे कि हम हाइपोथेटिको डिडक्टिव अप्रोच में काम करें, कि हम अपने प्रॉब्लम से संबंधित हाइपोथेसिस डेवलप करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च डिजाइन को समझने के लिए। मैं आपको बता दूं, अगर कोई व्यक्ति यहां नहीं समझ पाया तो रिसर्च डिजाइन को केवल वो रट लेगा, लेकिन उसकी समझ कभी विकसित नहीं हो पाएगी। तो मैं ये कहूंगा कि वो कहते थे पॉपर कि हम जब एक हाइपोथेसिस डेवलप करें, और हाइपोथेसिस डेवलप करने के बाद हम एविडेंस जुटाए कि नहीं ये रिलेशनशिप जो दिख रहा है ये रिलेशनशिप सही है, रिलेशनशिप नहीं है, एक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है, और अपने सभी कोशिशों के बाद भी अगर हम उसमें सक्षम न हो पाए तो मान ले कि हाँ नाउ दिस इज अ रिलेशनशिप। ओके, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि ठीक है ये एक रिलेशनशिप है, तो हम ठीक है, हम आगे भी उसमें बात करना चाह रहे हैं कि कैसे ये रिलेशनशिप है। अगर आप रिलेशनशिप की बात करें तो आप देखें कि दो तरह के या तीसरे तरह की भी चीजें यहाँ जोड़ सकती हैं। दो तरह के रिलेशनशिप के बारे में हम बात करते हैं रिसर्च में। एक होता है कॉजल रिलेशनशिप, हमारे सभी विद्यार्थी जानते होंगे या जो भी हमारे फैकल्टी हैं वो जानते होंगे। और दूसरा है जिसको हम कह सकते हैं कि ये कॉजल रिलेशनशिप नहीं है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप उसको कहते हैं, फंक्शनल रिलेशनशिप भी उसी को कहते हैं। फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब ही होता है कॉज इफेक्ट या कॉजल रिलेशनशिप। दूसरा है कोरिलेशन, कि दे आर कोरिलेटेड टू ईच अदर, बट हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक दूसरे के बारे में प्रिडिक्ट कर रहा है कि नहीं अगर एक उपस्थित होगा तो दूसरा उसी मात्रा में उसी हिसाब से उपस्थित होगा ही। ऐसा कोई कॉजल रिलेशनशिप नहीं है, दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं, इतनी बात समझ में आती है। लेकिन कौन उनमें से कोई एक दूसरे का कारण है भी या नहीं, वी डू नॉट नो जनरली। सो दिस इज रिलेशनशिप, और कोरिलेशन के थ्रू हम इसको जानते हैं। ये दो बड़े ये हैं। और कुछ ऐसी स्टडीज हैं जिसमें मैं कहूंगा कि हम इन दोनों के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश नहीं करते हैं, हम केवल घटनाओं का प्रत्यक्ष करना चाहते हैं कि वो किस तरह से घटित हो रही है, कोई प्रायर हाइपोथेसिस नहीं होती है। तो ये ऑब्जर्वेशन है। तो आप देखें कि एम्पिरिकल रिसर्च में भी तीन अप्रोच हैं। एक है एक्सपेरिमेंटल मेथड या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आप कह सकते हैं, दूसरा है को रिलेशनल रिसर्च, इन्हीं को कर्लिंजर ने इन्हीं को कह सकते हैं जिनको नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहते हैं। कर्लिंजर ने एक उनका अपना एक नोमेनक्लेचर है जिसमें वो एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी की चर्चा करते हैं, जो थोड़ा बहुत इससे मिलता जुलता भी है। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम उसको भी रखते हैं। तो तीसरा है ऑब्जर्वेशन। तो आप अगर एम्पिरिकल स्टडीज की बात करें, एम्पिरिकल रिसर्चेज की बात करें, तो मैं कहूंगा कि ये तीन तरह के यहाँ अप्रोचेज हैं या मेथड के लेवल पर अप्रोचेज हैं। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप केवल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप कॉजल रिलेशनशिप को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आप केवल कोरिलेशन सर्च कर सकते हैं, आप ये देख रहे हैं कि क्या ये दोनों वेरिएबल जो भी आप जिसके बारे में रिसर्च करना चाह रहे हैं ये संबंधित है कि नहीं है, तो ये कोरिलेशनल है। या आप ठीक है किसी प्रायर हाइपोथेसिस के साथ काम नहीं कर रहे हैं,
You just want to see the phenomena if there will. अगर कोई है वहां पे आप जानना चाह रहे हैं तो भाई क्या फिनोमिना है, या किसी फिनोमिना में आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो उसके सभी डायमेंशंस को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप पार्टिसिपेंट या नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करें और आप बाद में डिराइव करें कि यहाँ पे फिनोमिना में क्या वेरिएबल थे। इस तरह से आप कर सकते हैं, तो सिंपली ऑब्जर्वेशन। लेकिन ये भी एम्पिरिकल रिसर्च है, ये ध्यान रखें। तो ऑब्जर्वेशन भी एम्पिरिकल रिसर्च है, नॉन एक्सपेरिमेंटल कोरिलेशनल टाइप का रिसर्च भी एम्पिरिकल रिसर्च है, और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम जो कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड जब हम अडॉप्ट करते हैं तो ये भी एम्पिरिकल ही है। ये तीन इसके यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। अब एक और बात है कि एक्चुअली ये एक तो ये हो गया कि साहब ठीक है, हम किस तरह का रिलेशनशिप अपने वेरिएबल के बीच में, जो हमारे वेरिएबल है जो हम ले रहे हैं, हम सर्च करने जा रहे हैं, उसके हिसाब से तय होता है कि वो स्टडी एक्सपेरिमेंटल है या कोरिलेशनल है या वो स्टडी ऑब्जर्वेशन है। लेकिन एक चीज और है, और वो ये है कि आप वेरिएबल किस तरह के ले रहे हैं। अब वेरिएबल का मतलब जनरली हमारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, या जिन लोगों ने रिग्रेशन किया है तो प्रेडिक्टर और इस तरह के क्राइटेरियन की बात करेंगे, या आप डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वेरिएबल की बात करेंगे। लेकिन आप थोड़े ओल्ड टेक्स्ट को देखें, एक जमाने में इस वेरिएबल के बारे में काफी पढ़ाई होती थी, हम लोगों को बताया जाता था। मैं बात करना चाह रहा हूँ पर्टिकुलरली टाइप ई एंड टाइप एस वेरिएबल के बारे में। ये बहुत ही क्रूशल, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएबल है। आप में से कोई भी क्या मुझे फीडबैक दे सकता है कि आप टाइप ई या टाइप एस वेरिएबल के बारे में कोई जानकारी रखते हैं या नहीं रखते हैं? थोड़ा सा इंटरेक्टिव भी हो, अगर आप में से कोई भी एक आदमी या जो भी इंटरेस्टेड हो। यस सर, गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग। सर टाइप ई वेरिएबल उसे कहते हैं जब हम सिलेक्शन के बेस पे उससे मैनिपुलेट करते हैं तो उसे टाइप ई वेरिएबल कहते हैं। टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दो टाइप होते हैं, टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, आपने थोड़ा सा उल्टा बता दिया है। जब सर सिलेक्शन के बेस पे हम मैनिपुलेट करते हैं तो उसे टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। हाँ, थ्रू सिलेक्शन। तो अगर हम वेरिएबल में मैनिपुलेशन, अगर हम मैनिपुलेशन जो हमारे वेरिएबल है, हम जब मैनिपुलेशन कर रहे हैं और अगर ये मैनिपुलेशन हम थ्रू सिलेक्शन कर रहे हैं तो इसीलिए इसको हम टाइप एस वेरिएबल कहते हैं। और अगर हम अपने वेरिएबल का मैनिपुलेशन, आप देखिए यहाँ पर जो बात है ये कंट्रोल की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझें इसको कि आपका कितना कंट्रोल अपने वेरिएबल पे है। क्या अपने वेरिएबल को आप डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर आप डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटर्स वेरिएबल। वो वेरिएबल जिस पर एक्सपेरिमेंटर का डायरेक्ट कंट्रोल है, सो दे आर कॉल्ड एक्सपेरिमेंटर्स वेरिएबल। यस तो सर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टाइप ई वेरिएबल। तो आप देखिए रिसर्च में हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पे एक अंडरस्टैंडिंग ये है, मैं सभी लोगों से बताना चाहूंगा कि अगर आप अपनी स्टडी में कम से कम एक टाइप ई वेरिएबल मैनिपुलेट कर रहे हैं तो ये स्टडी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी। एक्सपेरिमेंटल मेथड आप कहेंगे कि हम एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज कर रहे हैं या कर सकते हैं, लेकिन तब क्या हो जब आप देखते हैं कि आप एक भी वेरिएबल टाइप ई टाइप का मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, आप सभी वेरिएबल थ्रू सिलेक्शन मैनिपुलेट कर। सो दिस रिसर्च विल बी a non-experimental or correlational type of research। एडेड मीनिंग होती है एक्स पोस्ट फैक्टो में, और वो ये है कि जनरली एक्स पोस्ट फैक्टो भी नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही होते हैं और कोरिलेशनल टाइप के ही होते हैं। हाँ, लेकिन उनमें एक खास चीज ये भी होती है, जैसे करविंदर ने बताया, कि हम जनरली वो घटनाएं हो चुकी होती या हो रही होती, हम उनको ऐसा नहीं है कि हम मैनिपुलेट करके एक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, मतलब एक प्रभाव उत्पन्न करते हैं और उसका जो है कॉन्सिक्वेंस देखते हैं कि डीबी पर उसका इफेक्ट क्या है। तो इस तरह से हम नहीं करते हैं, जनरली वो हो रही होती है, हम जाते हैं फील्ड में और उनकी स्टडी करते हैं। मेजरमेंट जो भी करना होता है हम फिनोमिना के बाद या फिनोमिना के होते हुए घटते हुए हम करते हैं, उन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आप केवल टाइप एस वेरिएबल के साथ फंक्शन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मतलब जो रिसर्च में आपने वेरिएबल लिया है, तो वो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा।
और अगर आप टाइप ई वेरिएबल सभी लिए हैं, एटलीस्ट 1 लिए हैं, उसमें कुछ टाइप एस भी हो सकते हैं, तो मिक्स्ड मेथड हो जाएगा, बाद में बात करेंगे उस पर। तो ये कम से कम हम कह सकते हैं हाँ ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है। और अगर आप इन दोनों में से किसी को मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं तो फिर ये ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। तो आप केवल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ना कोई वेरिएबल मैनिपुलेट कर रहे हैं, ना किसी आप कोरिलेशन देख रहे हैं, ना आप कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप दे रहे हैं, केवल आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। सो इट विल बी अ कोरिलेशन स्टडी। यह कंसीडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन है ये समझने के लिए कि जब हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की बात करेंगे, अभी टाइप्स की बात करेंगे और उस पर आएंगे, और ये काफी आपको एक अंडरस्टैंडिंग देगा कि ये करें, ये जानना इसको बहुत जरूरी था। और इसके बाद मैं थोड़ा सा एक और इशू है जिस पर मैं बात कर लेना चाहूंगा। एक्चुअली 2 इशू हैं। आप देखें कि जब हम बात कर रहे थे, आप देखिए कि जब हम स्टडी करते हैं तो कॉमनली हम करते क्या है, इसको जानना और समझना जरूरी है। बीच में समझा पाना मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। हमारे पास आम तौर पे, आप ये समझिए कि हमारे पास आम तौर पे जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जिनको हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हैं, जिसे हम डिस्क्राइब करते हैं अपने डेटा को आफ्टर मेजरमेंट, और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम यूज करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा टी टेस्ट या एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या इस तरह के स्टैटिस्टिक्स। नॉन पैरामीट्रिक में भी काई स्क्वायर टेस्ट आपने पढ़ा होगा, आप सभी ने पढ़ा होगा या नाम कम से कम सुना होगा। मेरे ख्याल से एमए के सभी विद्यार्थियों ने इसको पढ़ा होगा, जहां तक मैं मानता हूँ। अब तो लोग अंकोवा और मनोवा और मंकोवा भी कर रहे हैं। तो जो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती हैं, एक्चुअली वो एक तरह से पॉपर के हाइपोथेटिको डिडक्टिव पैराडाइम के हिसाब से ही फंक्शन करती हैं। वहां पे ये होता है कि हम अगर किन्हीं 2 वेरिएबल के बीच में जिनको स्टडी करने में हम चल रहे हैं और मान रहे हैं कि इसमें से एक कारण है और दूसरा उसका प्रभाव है, एक को हम मैनिपुलेट करते हैं, मतलब जो हमारा आईवी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते हैं, उसके डिफरेंट लेवल होते हैं, क्रिएट करते हैं। मैनिपुलेशन मतलब डिफरेंट लेवल क्रिएट करना, और उस मैनिपुलेशन के बाद डीवी का मेजरमेंट करते हैं कंडीशंस में, सर्टेन कंडीशंस में, जिनको ट्रीटमेंट कंडीशन कहते हैं। तो इन ट्रीटमेंट कंडीशंस में हम डीवी का मेजर करते हैं, और इस मेजरमेंट के बाद हम मीन कंपैरिजन करते हैं। और मीन कंपैरिजन करते समय हम ये देखते हैं कि स्टैटिस्टिकली ये डिफरेंट है या नहीं है, जिसको सिग्निफिकेंस टेस्ट करते हैं कि ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि एक्चुअली जब हम ऐसा करते हैं तो होता क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, उसे पाना क्या चाहते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि ये एक तरीका है जिससे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे आईवी का प्रभाव टीवी पर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। यही एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे आईवी का इफेक्ट टीवी पर है या नहीं है। और तब हम बता पाते हैं कि ठीक है साहब, ये अगर मीन डिफरेंसेस सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब है कि हमारे आईवी का इफेक्ट टीवी पर है। मैं उस पर थोड़ा सा आगे बात करूंगा। एक्चुअली जब हम बीए में पढ़ते हैं तो हम केवल वहां पर अपनी बात समाप्त कर देते हैं कि ठीक है साहब, देखिए 2 ग्रुप लिया और 2 ग्रुप के बीच जो है सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिला, टी टेस्ट सिग्निफिकेंट है, दैट्स ऑल। लेकिन उसके बाद क्या है, एक्चुअली ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस हम टेस्ट करते ही क्यों है? तो ये जो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, जो एक्चुअली एक क्लास है या कहिए कि एक कैटेगरी है स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम कहते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, हम ये कह सकते हैं कि ये सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक हेडिंग है जिसके अंतर्गत आती है कि ये स्टैटिस्टिक्स के सिग्निफिकेंस को टेस्ट करती हैं। ये एक बड़ा इशू है, मैं इस पर बाद में बात करूंगा, अगर कभी मौका मिलेगा तो। मैं यहीं फंस जाऊंगा, फिर घंटे यहीं भी गुजर जाएंगे। लेकिन आप देखें कि हर इस तरह का जो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है वो नल हाइपोथेसिस पे काम करता है। वो इस पर काम करता है कि जो भी हमको मेजरमेंट मिले हैं 2 या 3 ग्रुप के, जो आईवी के मान लीजिए 2 या 3 ग्रुप हैं, उन तीनों के बीच अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो ये हमारे आईवी का इफेक्ट पड़ रहा है, हम ऐसा मानते हैं, ये एजम्पशन होता है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स हमेशा नल हाइपोथेसिस पे फंक्शन करता है। जैसे टी टेस्ट है, अगर आप दो ग्रुप दिए हैं, दोनों ग्रुप के बीच आप सिग्निफिकेंस को टेस्ट कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ सिग्निफिकेंस, आप डिफरेंस के सिग्निफिकेंस को टेस्ट कर रहे हैं, तो स्टैटिस्टिक्स तो ये मान के चल रहा है कि इन दोनों समूहों के मध्यमानों के बीच कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए डिफरेंस नहीं है क्योंकि वो दोनों एक ही पॉपुलेशन से लिए गए हैं, और जो स्कोर का डिफरेंस दिख रहा है, ये इसलिए डिफरेंस दिख रहा है कि ये फ्लक्चुएशन है, ये रैंडम एरर है जिसकी वजह से दिख रहे हैं, वरना ये एक्चुअल डिफरेंस नहीं है।
लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं और वो ये है कि जब हमको सिग्निफिकेंस, आप कह लीजिए कि मीन डिफरेंस का सिग्निफिकेंस हमको पता चल जाता है कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, तब हम कहते हैं कि नहीं, ये दो जो हमारे मीन है, ये दो पॉपुलेशन के मीन है, एक ही पॉपुलेशन के दो मीन नहीं, एक पॉपुलेशन और फिर दूसरा पॉपुलेशन। इसका इंप्लीकेशन है, याद रखिएगा, अभी मैं आगे बताऊंगा। और तब मैं आऊंगा, अब यहां से मैं एक्चुअली शुरू करूं कि ये जनरल रिसर्च डिजाइन के, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं कि रिसर्च डिजाइन का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, रिसर्च डिजाइन है ही क्या, और रिसर्च डिजाइन जो है क्यों प्लान करते हैं। एक्चुअली रिसर्च डिजाइन जो है हमारे इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्ड प्लान होते हैं, और ये प्लान इस बारे में होता है कि जो कुछ भी हम रिसर्च से संबंधित हमारा क्वेश्चन है, हम उसका आंसर कैसे प्राप्त करें, वो तरीका क्या है, वो सारे प्रोसेसेस क्या है जो बीच में हम करेंगे। हम एक हाइपोथेसिस से शुरू किए हैं, तो हाइपोथेसिस का आंसर हम कहां से प्राप्त करेंगे, इस बीच ये रिसर्च डिजाइन हमको इसका एक इसके बारे में हमको आइडिया देता है। और रिसर्च डिजाइन का अगर हम कहें कि दो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव रिसर्च डिजाइन का होता है, मैं आपको बताऊं। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि ये रिसर्च क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिवली, वैलिडली और इकोनॉमिकली आंसर देता है। एक ऑब्जेक्टिव आंसर हमको चाहिए, हम जो है एक रिसर्च क्वेश्चन हमारे सामने होता है, तो उसका आंसर हम कैसे पाएं, इसका जवाब हमको रिसर्च डिजाइन देता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा जो ये है, ये हमको इनेबल करता है कि हम जो अनवांटेड वेरिएंसेस हैं, अभी मैं उसके बारे में बात करूं, इन अनवांटेड वेरिएंसेस के बारे में हम उनको हम कैसे कंट्रोल करें। आप जानते हैं कि कंट्रोल की प्रॉब्लम रिसर्च में आती है, ऐसे भी वेरिएबल होते हैं जो कि आईवी के साथ जुड़ जाते हैं और आईवी के साथ जुड़ के टीवी पर इफेक्ट डालने लगते हैं, तो इनको हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल या रेलेवेंट वेरिएबल के नाम से जानते हैं। तो ये जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल हैं या जो रेलेवेंट वेरिएबल हैं, हम इनको पहचाने और इनके इफेक्ट को डिस्काउंट करें, यहां से हटाएं, तो वो स्टैटिस्टिकली बाद में भी हो सकता है लेकिन पहले भी हो सकता है। तो इन सभी चीजों को हम कैसे करें, ये रिसर्च डिजाइन का एक मेजर ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये दो मेजर ऑब्जेक्टिव है रिसर्च डिजाइन के, कि रिसर्च क्वेश्चंस को प्राप्त करना, और दूसरा कि ऐसे वेरिएंसेस जो अनवांटेड वेरिएंसेस हैं हम उनको कंट्रोल करें। और अगर कुछ और टेक्स्ट बुक्स को देखें तो रिसर्च डिजाइन के जो मेजर ऑब्जेक्टिव हैं, वहां पे मैं देखता हूं वहां पे कुछ चीजें लिखी जाती है। जैसे पहली चीज है टू मैक्सिमाइज द एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस। अब देखिए मैं थोड़ा वेरिएंस के टर्म में बात कर रहा हूँ, थोड़ा यहाँ मैं अपनी बात कहूंगा, फिर हम टाइप पे मैं आऊंगा और उनके बारे में, और फिर आपकी समस्या में जो है उसके बारे में कुछ बात करूंगा। तो आप देखें कि पहली चीज है टू मैक्सिमाइज द एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस, दूसरी चीज है टू कंट्रोल द रेलिवेंट वेरिएबल वेरिएंस। जो भी हमारे रेलिवेंट वेरिएबल या इस तरह के बीच के वेरिएबल हैं, जो अनवांटेड वेरिएबल हैं, जो बीच में आईवी के साथ हमारे जो है, या कंकॉमिटेंट वेरिएबल भी इनको कभी कभी कहा जाता है, कंकॉमिटेंटली जो मैनिपुलेट हो जाते हैं, इनके वेरिएंस को हम कैसे कंट्रोल करें, ये दूसरी चीज। एक तीसरी चीज है टू मिनिमाइज द एरर वेरिएंस। आप देखें एरर वेरिएंस को आप कंट्रोल पूरी तरह से कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जुड़ी होती है सैंपलिंग के एरर से, और आपके टेस्ट जो आप इंप्लाइड करते हैं या आप मेजरमेंट एरर से जुड़ी होती हैं। तो मेजरमेंट और सैंपलिंग के जो एरर होते हैं, वो चूंकि हम दोनों प्रोबेबिलिस्टिक लेवल पे यूज करते हैं, तो वहां होने के चांसेस होते हैं, ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एरर वेरिएंस। तो अब एरर वेरिएंस को हम पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, एरर वेरिएंस को हम केवल मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आप देखिए रिसर्च डिजाइन का जो एक मेजर पर्पस, अगर हम इस तरह से सोचे, वेरिएंस के टर्म में सोचे, तो रिसर्च डिजाइन का मेजर पर्पस ये भी होता है कि हम अपने सिस्टमेटिक या एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस को मैक्सिमाइज करें। अब मैं इस पर बात करूंगा, रेलिवेंट वेरिएबल के वेरिएंस को कंट्रोल करें, और एरर वेरिएंस को जितना ज्यादा हो सके हम मिनिमाइज करें। तो ये तो हम डिजाइन में करते हैं, लेकिन ये है क्या एक्चुअली, आपको ये समझना होगा कि एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस क्या है या सिस्टमेटिक वेरिएंस क्या है। मैंने कई बार अभी इसके पहले एक शब्द की चर्चा की है, और वो मैंने कहा है कि मैनिपुलेशन ऑफ द
आईवी। आप अपने इंडिपेंडेंट, अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करें, मैं पर्टिकुलरली अब एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात कर रहा हूँ। जब हम एक्सपेरिमेंट करने चलते हैं और तो एक्सपेरिमेंट में एक, आप देखें आपके पास अब प्रॉब्लम लेते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, वेरिएबल आप क्लियर कर लेते हैं कि किन वेरिएबल के बीच कौन हमारा आईवी होगा, कौन हमारा एक्सपेक्टेड डीवी होगा। आप हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, सैंपलिंग करते हैं, और उसके बाद आप देखें कि रिसर्च की एक्टिविटीज में एक चीज ये होती है कि आप अपने आईवी को मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब क्या है कि आप जब अपने आईवी का लेवल क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक बहुत ही सिंपल मैं एग्जांपल लेके चलूं, मान लीजिए कि मुझे ये जानना है, जैसे एक साल्ट है या एक ड्रग है जिसको हम पैरासीटामोल कहते हैं। किसी व्यक्ति को अचानक पता लगा कि ये पैरासीटामोल जो है बुखार कम करने में, फीवर कम करने में इसकी भूमिका हो सकती है। मान लीजिए एक बहुत ही साधारण एग्जांपल है जिसके माध्यम से मैं बता रहा हूं। अब अगर वो इसको सिस्टमेटिकली स्टडी करना चाहेगा, एक्सपेरिमेंट करना चाहेगा, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो बुखार के रोगियों को, डिफरेंट टाइप के जो बुखार के रोगी होंगे उनके रैंडम सैंपलिंग करेगा, उनके 2-3 ग्रुप बनाएगा। हो सकता है कि बहुत ज्यादा बुखार वाले, मॉडरेट बुखार वाले, कम बुखार वाले, ऐसे वो रैंडम कुछ ग्रुप बनाएगा, या रैंडम ग्रुप बनाएगा जिसमें सभी ग्रुप में बुखार के रोगियों को रैंडमली 3 भागों में बांट लेगा। और उसके बाद रैंडम इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, रैंडमनेस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और उसके बाद हो सकता है कि वो विभिन्न मात्राओं में पैरासीटामोल को देना शुरू करे। एक ग्रुप को, जो रैंडम 3 ग्रुप है उसमें से रैंडमली एक ग्रुप को वो 600 या 650 mg देना शुरू करे, दूसरे ग्रुप को 350 mg देना शुरू करे, और तीसरे ग्रुप को वो मान लीजिए कि 200 mg देना शुरू करे। एंड आफ्टर 3 days एप्लीकेशन ऑफ दिस पैरासीटामोल, वो फिर से बुखार मेजर करें, और आप देखेंगे कि बुखार कम होने का मीन सबसे ज्यादा कहाँ है। मान लीजिए आपको सबसे कम जो है बुखार का मीन जो मिले 650 mg पैरासीटामोल में, उसके बाद आपको मिले 350 mg पैरासीटामोल में, और जिनको आपने 150 या 200 mg दिया है, आप देख रहे हैं कि उनके बुखार अभी बढ़ी हुई है, कम नहीं हुई है, उनका मीन ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, अगर आप मान लीजिए मीन को टेस्ट करते हैं, मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट करते हैं जैसे टी टेस्ट से या अनोवा से, और आप पाते हैं कि हाँ इनके बीच सिग्निफिकेंट डिफरेंस भी है, इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ पे पैरासीटामोल का इफेक्ट या उसकी भूमिका, उसका रोल फीवर कम करने में है। आपने किया क्या, आपने एक्चुअली देखिए यहाँ अपने आईवी के लेवल्स क्रिएट की। आपका आईवी है पैरासीटामोल, जिसका इफेक्ट आप बुखार पर देख रहे थे, डीवी, और ये जो आपका आईवी है पैरासीटामोल के आपने डिफरेंट लेवल्स दी, 650 mg, 350 mg और 150 या 200 mg। सो जब आपने ये किया, सो यू हैव इन दिस वे मैनिपुलेटेड योर आईवी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन, जिसको हम ट्रीटमेंट कंडीशन भी कर सकते हैं। अब आप देखें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज सामने आई, और वो ये है कि ये एक सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट था। सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट कैसे था, क्योंकि यहां केवल एक ही आईवी था। आपने एक आईवी पैरासीटामोल को लिया और उसके इफेक्ट को एक डीवी, जो कि बुखार या फीवर है, उस पर आपने उसका इफेक्ट देखा। लेकिन आपने इस आईवी के 3 लेवल क्रिएट की। सो यू मैनिपुलेटेड योर आईवी, आपका डायरेक्ट कंट्रोल था, और ये आईवी आपका टाइप ई टाइप का था, आप ये भी देखिए, इसीलिए आपने मैनिपुलेट कर लिया डायरेक्टली। तो ये सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट था, और इस तरह से जब आप मैनिपुलेट करते हैं तो आपने देखिए क्या किया, यही एग्जांपल है, आप इसे समझे, यू मैक्सिमाइज योर एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस। दिस इज कॉल्ड द सिस्टमेटिक वेरिएंस। एक्चुअली ये जो वेरिएंस है जो आपने क्रिएट किया, 650 mg दिया, 350 mg दिया, या 150 या 200 mg दिया, ये वेरिएंस, अगर मान लीजिए आपने डीबी पे बुखार का मेजर किया, और बुखार का जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन है तीनों ग्रुप में, उसमें वेरिएंस है, तो ये वेरिएंस कैसे क्रिएट किया आपने, ये वेरिएंस आपने क्रिएट किया सिस्टमेटिकली, या तो आपने ज्यादा दिया आईवी की मात्रा, या आपने कम किया या मॉडरेटली दिया। सो यू हैव क्रिएटेड दिस। तो जब आप अपने आईवी को मैनिपुलेट करते हैं, या जब दूसरे शब्दों में कहें कि जब आप अपने आईवी को क्या लेवल क्रिएट करते हैं, सो दिस इज मैनिपुलेशन, और दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस।
अगर मान लीजिए कि हम वेरिएंसेस कर रहे हैं, इसलिए कि अगर मान लीजिए कि ये 2 फैक्टर एक्सपेरिमेंट होता तो दोनों आईबी के कई लेवल आप लेते, 2 लेवल लेते या 3 लेवल लेते, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जो दूसरा है कि हम कंट्रोल करें, मैंने कहा कि रेलिवेंट वेरिएबल होते हैं, सब्जेक्ट से हो सकते हैं, सिचुएशन से हो सकते हैं, और भी कई होते हैं। तो इन रेलिवेंट वेरिएबल को हम कंट्रोल करते हैं, इनसे संबंधित जो वेरिएंसेस हैं उनको हम डिजाइन के थ्रू ही कंट्रोल करते हैं। और कैसे करते हैं, अभी आगे हम जब डिजाइन के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो अभी मैं आज भी बात करूंगा, ऐसा नहीं है, काफी अच्छा होने जा रहा है, बढ़िया हम लोग करेंगे, इस बारे में जानकारी लेंगे। और तीसरा है टू मिनिमाइज द एरर वेरिएंस। एरर वेरिएंस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, जितना ज्यादा कर सकते हैं वो करें, ये कोशिश हमको करना चाहिए। और मैंने जैसा आपको कहा कि चूंकि ये मेजरमेंट से जुड़े होते हैं, चूंकि ये सैम्पलिंग से जुड़े होते हैं, सैम्पलिंग का एजम्पशन, ठीक है, सैम्पलिंग का एजम्पशन होता तो है हमारा कि भाई हम इस तरह के कुछ खास सैंपल करें तो हमारा जो ग्रुप है वो एक होमोजीनियस ग्रुप होगा। होमोजेनिटी ऑफ द ग्रुप एक कॉन्सेप्ट है स्टैटिस्टिकल और मेथोडोलॉजी में। तो सैम्पलिंग के थ्रू, सैम्पलिंग को हम जितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव रख सकें वो वहां के एरर को कम करेगा। मेजरमेंट में अगर आप जो टेस्ट यूज कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा वैलिड और बहुत ज्यादा रिलायबल है तो वहां के एरर को आप कम कर सकते हैं। तो वहां के एरर को हम कैसे कम करें वो भी डिजाइन के थ्रू हम करते हैं। और इसलिए जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है वो यही ऑब्जेक्टिव होता है कि साहब हम अपने एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस को बढ़ाएं, अपने एरर वेरिएंस को जितना कम रख सके कम रखें, और रेलिवेंट वेरिएबल के जो वेरिएंस हैं उनको हम कंट्रोल रखें। दीज आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हैं कि रिसर्च डिजाइन के जो फंक्शंस होते हैं, द फंक्शंस ऑफ रिसर्च डिजाइन जो आप कर सकते हैं। अब इसके बाद रिसर्च डिजाइन के कुछ क्राइटेरिया भी होते हैं। रिसर्च डिजाइन एक्चुअली कुछ चीजों पर देखा जाना चाहिए कि जो रिसर्च डिजाइन हम अडॉप्ट कर रहे हैं या रिसर्च डिजाइन की क्राइटेरिया क्या है। तो एक चीज है कि अगर हमारे पास एक स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम है तो हमारा रिसर्च डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि वो रिसर्च डिजाइन हमारे उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम का आंसर दे सके। तो ये पहला क्राइटेरिया है, कैपेबिलिटी टू आंसर रिसर्च क्वेश्चंस एडिक्वेटली। और दूसरा है कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स, कि उसमें ये एबिलिटी हो कि वो वेरिएबल को कंट्रोल कर सके, ऐसे वेरिएबल को जैसे रेलिवेंट वेरिएबल के मैंने कहा कि उसके जो है उसको कंट्रोल कर सके। और तीसरा है जनरलाइजेबिलिटी। आपने अगर एक स्टडी की है, स्टडी के बाद जो उसमें फैक्ट मिल रहे हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, वो कितने आप अपने पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर सकते हैं नहीं, या उसका जनरलाइजेशन अपने पॉपुलेशन के बियॉन्ड भी आप कर सकते हैं कि नहीं, ये सारे जो है इसके क्राइटेरिया हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अब इन सब डिस्कशन के बाद मैं आना चाहूंगा जो हमारे अब क्लासिफिकेशन पे मैं आना चाहूंगा कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के टाइप्स मेजर क्या है। ये आप ध्यान दीजिए कि देखिए रिसर्च डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के भी डिजाइंस हैं जो अलग होते हैं, नॉन एक्सपेरिमेंटल कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइंस अलग हो सकते हैं, और क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो इन दोनों ही इस कंटिन्यूआ पे, एक और अगर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइंस हैं और दूसरी ओर अगर नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है, उन दोनों के बीच कंट्रोल के हिसाब से आप एक सिचुएशन में, एक्सपेरिमेंट में आपके वेरिएबल पर आपका कंट्रोल पूरी तरह होता है, आप कैसे मैनिपुलेट करेंगे वो आप कर सकते हैं। जबकि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में लगभग डायरेक्ट कंट्रोल आपका नहीं होता है अपने वेरिएबल पे, आप थ्रू सिलेक्शन वहां कंट्रोल करते हैं। इन दोनों के बीच में क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस होते हैं, जिन पर आज मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे कहा गया था एक्सपेरिमेंटल डिजाइन करने को, तो मैं एक्सपेरिमेंटल करूंगा। ये होती हैं जिसमें कि कुछ कंट्रोल हमारा होता है, मध्यम स्तर का मॉडरेटली हमारा कंट्रोल होता है, और कुछ ऐसी विशेषताएं भी वहां होती है जहां थ्रू सिलेक्शन हम करते हैं। सो ये दीज आर कॉल्ड क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, अर्ध प्रायोगिक। इसके अलावा कुछ और भी अप्रोचेज हैं कुछ लोगों के, जिसमें कि वो इसके नोमेनक्लेचर में वो फंक्शन करते हैं, जैसे कि मैं कहूं कुछ लोगों ने ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की बात की। ये एक अलग कैटेगरी है, ठीक है ना, जिसमें कि 4 आते हैं, जैसे पोस्ट टेस्ट ओनली इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन, या प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन, या लैटिन स्क्वायर डिजाइन। तो ये सब जो है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कुछ लोगों ने कहा है। आप देखें कर्लिंजर को तो आप वहां एक कैटेगरी पाएंगे
जिसके बारे में उन्होंने कहा इनएडिक्वेट रिसर्च डिजाइन। लेकिन अगर हम क्लासिफिकेशन करें रिसर्च डिजाइन की, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की अगर हम क्लासिफिकेशन करें, तो मैं आपको कहूंगा कि अब इस तरह से आप समझें और इस तरह से आप अपनी जानकारी इसमें बढ़ाएं। मैं एक डिस्क्लेमर पहले ही देना चाहता हूं कि रिसर्च डिजाइन एक ऐसा एरिया है जिसमें अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे 1 घंटे या 1.5 घंटे बोल देने से, या किसी के भी 1.5 घंटे बोल देने से आप समझ जाएंगे, तो ये हमारी भी समझ की कमी है और आप लोग अपना भ्रम दूर कर लें। मैं क्या करूंगा, मैंने बताया आपको कि मैं एक इनिशियल ऐसा कॉन्सेप्चुअल आपको क्लैरिटी दूंगा जिसमें कि आपको ये कम से कम कहां से शुरुआत करनी है इस चीज का पता लग जाएगा। क्योंकि इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो बोर्ड होता तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम कर सकते थे, और ऑफलाइन होते तो मेरे पास में ऐसा तैयारी करके आता जिसमें कि मैं और बेहतर तरीके से कर सकता था। यहाँ पे हम इनिशियल एक ऐसी अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे जो कि आपके बहुत काम आने वाला है भविष्य में। अगर हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की बात करें तो 2 बड़ा ग्रुप है जिसमें हम इसको बांट सकते हैं। आपने शुरू से ही देखा होगा, बीए से ही देखा होगा कि हम बात करते हैं बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइन एंड विद इन सब्जेक्ट या विद इन ग्रुप डिजाइन। सबसे पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग आप ये डेवलप करिए कि ये बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइन और विद इन सब्जेक्ट डिजाइन क्या है। बिटवीन ग्रुप और विद इन ग्रुप डिजाइन, ये कुछ लोग कुछ टेक्स्ट में ऐसे भी ये शब्द भी प्रयुक्त होता है। फिर से उस एग्जाम्पल पे आप जाएं जो मैंने पैरासीटामोल वाला आपको दिया था, उस एग्जाम्पल पे जब आप जाएंगे तो मैं आपको बताने में सक्षम हो जाऊंगा। मैंने वहां कहा, मान लीजिए कि वहां आप याद करें, मैंने कहा कि पैरासीटामोल के हमने 3 मात्राएं दी। 650 mg हमको एक ग्रुप को देना है, 350 mg एक ग्रुप को देना है और 250 mg एक ग्रुप को देना है। तो जाहिर है कि हमको 3 समूहों को लेना हो। अब ये 3 समूह 2 तरह के हो सकते हैं, आप ध्यान दें। मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि मैं रैंडमली 30 बुखार के रोगियों का सिलेक्शन करूंगा, सॉरी रैंडम सिलेक्शन करूंगा। एक पूल लूंगा 30 सब्जेक्ट्स का। तो ये रैंडम सिलेक्शन मैंने किया, पहली बार रैंडमाइजेशन मैंने यहां किया, ध्यान दें। उसके बाद मैंने दूसरी बार रैंडमाइजेशन किया और फिर मैंने उस समूह को 10-10 के 3 भागों में बांट दिया। तो अब हमारे पास सबसे पहले 30 लोगों का एक समूह हुआ, उसके बाद हमने उनको 10-10 के 3 समूहों में बांट दिया, तो हमारे पास 3 समूह हो गए। ये दूसरी बार हमने रैंडमाइजेशन किया। और फिर तीसरी बार मैं ये करूंगा कि मैं 650 mg किसको देना है, 350 mg किसको देना है, 250 mg किसको देना है, जो पैरासीटामोल की मात्रा है, इसको भी हम रैंडमली असाइन करेंगे। ब्लाइंडली हम असाइन करेंगे किसी भी ग्रुप को कि जिसको कि 650 mg हमको देना है। ब्लाइंडली हम असाइन करेंगे किसी को भी जिसको कि हमको, मतलब रैंडमली जिसको कि हमको 350 mg देना है और 250 mg देना है। आप देखें कि हमने 3 स्टेज पर रैंडमाइजेशन किया। तो जो भी हम अपने आईवी का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप समझे इसको, वो 3 अलग अलग समूह को दे रहे हैं। एक ग्रुप है जो केवल 650 mg पैरासीटामोल हम उसको देंगे और उसका मेजरमेंट करेंगे, डीवी का मतलब बुखार का मापन करेंगे 3 दिन पश्चात। दूसरा समूह है जिसको हम केवल 350 mg दे रहे हैं, 650 mg नहीं दे रहे हैं, अब उसको जो दे रहे हैं वो ग्रुप अलग है। और जो तीसरा ग्रुप है वो केवल 250 mg पा रहा है। तो आप ध्यान दें, फर्क ये है कि जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, आईवी का ट्रीटमेंट मैं दे रहा हूं, ये ट्रीटमेंट तीनों समूह बिल्कुल डिफरेंट पा रहा है। तो अगर आप डिफरेंट ट्रीटमेंट, आईवी के ट्रीटमेंट के लिए डिफरेंट ग्रुप्स का उपयोग कर रहे हैं, और एन यहां 30 हो जाएगा, टोटल एन 30 है। और आप अगर ग्रुप को देखें तो वहां पे जो ट्रीटमेंट ग्रुप है वहां पे 10-10 एन है, 10 जो 650 mg पा रहे हैं, 10 जो 350 mg पा रहे हैं और 10 जो 250 mg पा रहे हैं, और टोटल 30 है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये बिटवीन ग्रुप या बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइन होगा। तीनों समूहों को आप माध्यमान को लेंगे और उन मध्यमानों के बीच आप सिग्निफिकेंट डिफरेंस को टेस्ट करेंगे। तो ये जो एग्जाम्पल है ये बिटवीन ग्रुप डिजाइन का एग्जाम्पल है।
हालांकि यहाँ इसको हम सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट भी कहेंगे, इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ एक ही आईवी को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। सो दिस एग्जांपल इज अ बिटवीन ग्रुप डिजाइन विथ सिंगल फैक्टर, या सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट हम इसको कहेंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा बदल दें इस सिचुएशन को, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऐसा सिचुएशन है कि जहां हम उन्हीं सब्जेक्ट को रेप्लिकेट कर रहे हैं। रेप्लिकेशन का मतलब ये हुआ कि हमने 30 लोगों को लिया। मान लीजिए कि हमारा आईवी ऐसा है कि हमने 30 लोगों को लिया या 10 लोगों को लिया, सॉरी 30 नहीं 10 लोगों को लिया, और अगर हमारे दो कंडीशन है जिनमें उनसे काम कराना है जी उनको, मान लीजिए कि दो लाइट कंडीशन, विजुअल एक्यूटी हमारा डीवी है और लाइट कंडीशन हमारा आईवी है, जैसे मध्यम और तेज रोशनी। चलिए मान लीजिए हम 3 कर ले रहे हैं कि तीक्ष्ण रोशनी, मॉडरेट लेवल की रोशनी और कम रोशनी, ये 3 कंडीशन है। तीनों कंडीशन में हम एक टास्क पर काम कराएं और ये टास्क जो है डीवी हमारा विजुअल एक्यूटी है कि वो जो टास्क है उसको ठीक से वो देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। अब आप ये देखें कि मैंने केवल 10, टोटल एन हमारा 10 है। सबसे पहले मैंने एक कंडीशन में काम कराया, तीक्ष्ण रोशनी वाले कंडीशन में काम कराया, फिर उनको रेस्ट दिया। अगले दिन मैंने उनको मॉडरेटली लाइट के कंडीशन में काम कराया। अब आप देखिए मैं उसी को रिपीट कर रहा हूं, उसी ग्रुप को रिपीट कर रहा हूं। अगले दिन मैंने उनको मॉडरेट लाइट के कंडीशन में काम कराया और तीसरे दिन हमने उनको बहुत वेरी लो लाइट कंडीशन में काम कराया। हमारा आईवी एक ही है और इसके भी 3 कंडीशन है, लेकिन सैंपलिंग जो हमने की वो केवल 10 लोगों की की। टोटल एन हमारा 10 है और उन्हीं 10 लोगों को हम 3 कंडीशन में रिपीट कर रहे हैं। ये भी सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट है, लेकिन आप दोनों में फर्क देखिए। एक में 3 कंडीशन थे तो तीनों कंडीशन के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स को यूज किया। सो दिस इज बिटवीन ग्रुप डिजाइन, ये उसका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है। और दूसरे कंडीशन में जब हमने विद इन ग्रुप कंडीशन में जब ये कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि एक ही ग्रुप है हमारा और इस एक ही ग्रुप को हम हर तीनों कंडीशन में रिपीट कर रहे हैं। पहले एक बार हमने तीक्ष्ण जिसको कहे रोशनी, उसमें तेज रोशनी में किया, मॉडरेट लेवल के रोशनी में किया और लो लेवल के रोशनी में हमने टास्क कराया, टीवी को मेजर किया। और जो मीन है, जो तीनों कंडीशन का जो मीन हमको मिलेगा, डीवी का मीन हमको मिलेगा, इस मीन का जब मीन कंपेरिजन हम करते हैं और डिफरेंस मिला तो ठीक है, डिफरेंस मिलेगा, उसके लिए अलग अनोवा है, चाहे तो आप टी करें। यहाँ पर भी कोरिलेटेड टी है, आप देखिए टी में भी आप देखें तो इंडिपेंडेंट सैंपल टी है। तो बिटवीन ग्रुप डिजाइन आप यूज कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट सैंपल टी करेंगे, लेकिन अगर आप कोरिलेटेड इस तरह का काम कर रहे हैं तो आप कोरिलेटेड टी करेंगे। अनोवा करेंगे तो फिर रिपीटेड मेजर हमारे पास है, वन वे एनालिसिस और वेरिएंस है। वन वे एनालिसिस और वेरिएंस इसलिए क्योंकि ये एक ही फैक्टर है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। तो जो पहला हमारा क्लासिफिकेशन है, जो सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन है और जिस पर समझ हमको विकसित करनी चाहिए, मैं आपको बताऊं, वो ये है कि आप ये समझें कि बिटवीन ग्रुप डिजाइन और विद इन ग्रुप डिजाइन क्या है या विद इन सब्जेक्ट डिजाइन क्या है, इस तरह समझे। तो यहां पर अगर आप डिफरेंस समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको समझना होगा ये डिफरेंस एक्चुअली हमारे ट्रीटमेंट कंडीशन में लिए गए एन और ग्रुप से संबंधित है। अगर 3 ग्रुप बना रहे हैं तो इंडिपेंडेंट वहां पे सब्जेक्ट होंगे तीनों ग्रुप, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट डिजाइन भी कभी कभी करते हैं बिटवीन को। और दूसरे कंडीशन में जिसको हम विद इन ग्रुप कर रहे हैं तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं कि हम एक ही सब्जेक्ट को रिपीट कर रहे हैं। तो कभी कभी अगर ट्रूली बिटवीन विद इन सब्जेक्ट है या विद इन ग्रुप डिजाइन है तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये रिपीटेड मेजर्स, रिपीटेड मेजर भी इसको हम कहते हैं। रिपीटेड मेजर्स इसलिए क्योंकि हम अपने एक ही सब्जेक्ट को रिपीट कर रहे हैं, एक ही ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट को या एक ही ग्रुप को हम रिपीट कर रहे हैं 2 या 3 या 4 कंडीशन है। तो ये डिफरेंस आपको समझना चाहिए और ये डिफरेंस जब आप समझ गए हो तो हम आगे बढ़े थोड़ा सा, क्योंकि अब अगर मान लीजिए कि आप एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइन की बात करें तो जो क्लासिफिकेशन है, ये भी क्लासिफिकेशन कोई ऐसा नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, ये इस तरह का क्लासिफिकेशन है जिसमें कि आप अपनी समझ काफी बढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे पढ़ के बढ़ा सकते हैं।
जैसे हम यहाँ पे 3 की बात करते हैं, जैसे रैंडोमाइज्ड ग्रुप डिजाइन, मैं बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइन की बात कर रहा हूँ, उसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो ये है जो एक बहुत ही आसान क्लासिफिकेशन है वो ये है कि रैंडोमाइज्ड ग्रुप डिजाइन पहला यहाँ हो सकता है, दूसरा यहाँ मैच्ड ग्रुप डिजाइन हो सकता है, और तीसरा फैक्टोरियल डिजाइन। फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा मैं और बात करूंगा डिटेल। मैं फिर एक बार फीडबैक लेना चाहूंगा जो हमारे यहाँ सुधार्थी जुड़े हुए हैं, जो पार्टिसिपेंट है, क्या मेरी बातें आप लोगों को सुनाई दे रही हैं और आप लोग इसको समझ पा रहे हैं? एक फीडबैक दीजिए। बहुत देर हो गया। हेलो, यस सर, सुनाई दे रही है। ओके ओके, सभी लोग सुन पा रहे हैं ना मेरी बात? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके। असल में मैं बहुत दूर से बोल रहा हूँ, तो ये एक इफेक्ट क्रिएट करता है सस्टेन्ड अटेंशन का, इसलिए भी थोड़ा चेंज करना जरूरी होता है, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा टेक्निकल चीजों को ज्यादा अब उसके बारे में समझेंगे। अब आप देखें, अगर मान लीजिए कि आपने, ठीक है, ये अगर आपने समझ विकसित की कि बिटवीन ग्रुप डिजाइन और विद इन ग्रुप डिजाइन, ये समझ एक विकसित करनी चाहिए आपको कि इन दोनों के बारे में हम समझे कि कैसे ये डिफरेंट है। फिर मैं ले रहा हूं यहां पर बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइन या बिटवीन ग्रुप डिजाइन में हम 3 ले रहे हैं, रैंडोमाइज्ड ग्रुप डिजाइन, मैच्ड ग्रुप डिजाइन और फैक्टोरियल डिजाइन। मैं सबसे पहले रैंडोमाइज्ड ग्रुप डिजाइन को ले रहा हूं, और रैंडोमाइज्ड ग्रुप डिजाइन में 2 कंडीशन हो सकते हैं, या 2 यहां पर भी हो सकते हैं। जैसे एक है 2 रैंडोमाइज्ड ग्रुप्स या मोर देन 2 रैंडोमाइज्ड ग्रुप्स। जैसे अभी मैंने यही पैरासीटामोल वाला एग्जांपल दिया, तो ये एग्जांपल आप देखें, रैंडोमाइज्ड ग्रुप डिजाइन था और मोर देन 2 रैंडोमाइज्ड ग्रुप था। जैसे आप देखिए, वहां एक ही आईवी था और हमने उसको मैनिपुलेट किया डायरेक्टली, उसके 3 लेवल लिए, एक हाई डोज, एक मॉडरेट डोज और एक लो डोज। जैसे मैंने कहा 650 mg, 350 mg और 250 mg, मैंने उसके 3 ग्रुप क्रिएट किए। तो ये मोर देन 2 रैंडोमाइज्ड ग्रुप डिजाइन का एग्जांपल था। इसलिए एग्जांपल था क्योंकि हमने यहाँ केवल 2 नहीं बल्कि 3 ग्रुप दिए, और ग्रुप चूंकि रैंडमली हमने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे हमने हर लेवल पे, तीनों लेवल पे रैंडमली असाइनमेंट किया ग्रुप का। सबसे पहले हमने ग्रुप सेलेक्ट किया, ग्रुप को 3 भागों में बांटा और उसको हमने तीनों कंडीशन में रैंडमली असाइन किया। सो दिस विल कॉल्ड मोर देन 2 रैंडमाइज्ड ग्रुप्स। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम 2 रैंडमाइज्ड ग्रुप भी लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम प्लेसिबो देते हैं। प्लेसिबो ये होता है कि एग्जैक्टली उसी की तरह दिखने वाली दवा हम देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास पैरासीटामोल भी होता और एक ऐसी दवा होती जिसमें खाली शुगर होता, कोई दवा नहीं होती पैरासीटामोल, हम 2 ग्रुप बनाते। तो इसमें कहते हैं, हम एक को कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरे को कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। या कंट्रोल ग्रुप को हम कुछ नहीं देते, होल्ड पर रखते 3 दिन ऐसे ही। मान लीजिए कि हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को दवाएं दी और कंट्रोल ग्रुप को हमने कोई दवा नहीं दी, उनको होल्ड पर रखा। होल्ड पर रखा मतलब उनको 3 दिन बस ऑब्जर्वेशन में रखा और देखा कि दोनों समूहों के बुखारों में क्या अंतर है, क्या बुखार अपने आप ठीक हो गया या वो दवा देने से ज्यादा ठीक हुआ। तो अगर हम 2 कंडीशन को यूज कर रहे हैं, अपने आईवी के 2 ट्रीटमेंट कंडीशन यूज कर रहे हैं और उसके लिए 2 ही हम ग्रुप ले रहे हैं, तो ये 2 रैंडमाइज्ड ग्रुप्स होगा। और अगर 2 रैंडमाइज्ड ग्रुप आप ले रहे हैं तो फिर इसके हिसाब से एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिक्स भी है। अगर आपके 2 ही ग्रुप है तो आप मीन कंपैरिजन के लिए केवल टी टेस्ट चाहे तो यूज कर सकते हैं। और अगर ये नॉन पैरामीट्रिक नहीं है, कुछ ऐसा जो कि मतलब आप सैंपलिंग बहुत आपने छोटा किया है या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो आप पैरामीट्रिक टेस्ट यूज कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे बेस्ट टेस्ट जो है वो है टी टेस्ट है, आप टी टेस्ट यूज कर सकते हैं। उसमें भी ध्यान दीजिए कि टी टेस्ट में आपको यहाँ इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज करना होगा, क्योंकि आप बिटवीन ग्रुप डिजाइन यूज कर रहे हैं। सो आप देखिए, मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि एक बार जब हम अपने रिसर्च प्रॉब्लम, जो भी हमारे रिसर्च के स्टूडेंट है, जो भी एनरोल्ड हुए हैं या पीएचडी कर रहे हैं, या हमारे फैकल्टी भी हैं जो अभी नए हैं, मैं मान रहा हूँ जो सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हें बच्चों को पढ़ाना होगा। आप अपनी समझ इस तरह से विकसित करिए कि ज्यों ही आप अपने किसी स्टडी में प्रॉब्लम को लेते हैं तो लगभग आप उसी समय सेट कर देते हैं कि ये स्टडी एक्सपेरिमेंटल होगा कि नॉन एक्सपेरिमेंटल होगा या क्वासी एक्सपेरिमेंटल होगा। आप लगभग उसी समय सेट कर देते हैं कि इसमें डिजाइन कौन सा अप्रोप्रिएट होगा
और आप उसी समय सेट कर देते हैं कि अगर ये डिजाइन है तो तब इसमें स्पेसिफिक स्टैटिस्टिक्स हमको क्या यूज करनी होगी। अब देखें, तो वेरिएबल के हिसाब से और आपके पर्पस के हिसाब से जो वेरिएबल की स्टडी आप करने जा रहे हैं, पूरी स्टडी आपकी आगे भी फिक्स हो जाती है। अब आप कहेंगे नहीं सर, क्या मैं यहाँ टी टेस्ट करूंगा तो कोरिलेटेड टी नहीं करूं? तो मैं कहूंगा नहीं, नहीं करें, आप इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट टी करेंगे, इसलिए क्योंकि आप बिटवीन ग्रुप डिजाइन यहाँ पे अडॉप्ट किए हुए हैं। तो टू रैंडमाइज ग्रुप में ये है कि हमारे पास दो रैंडमाइज ग्रुप होते हैं और दोनों के मीन का हम कंपेरिजन करते हैं। बाद में जब टीवी का मेजरमेंट करते हैं उसके पश्चात जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो हम दोनों रैंडमाइज ग्रुप के डीवी का जो मेजरमेंट किया हमने उसके मीन को कंपेयर करते हैं और सिग्निफिकेंट डिफरेंस को टेस्ट करते हैं। और अगर मान लीजिए हमने 2 से ज्यादा ग्रुप लिए, मान लीजिए ट्रीटमेंट कंडीशन ही हमने 3 या 4 लिया, तो ये मोर देन 2 रैंडमाइज ग्रुप का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें फिर मैच ग्रुप डिजाइन एक है, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि रैंडमाइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो हमको क्या करना होता है कि हम अपने ग्रुप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको पहचान करके और हम कुछ मैच ग्रुप बनाते हैं, जो रैंडमाइजेशन के थ्रू नहीं होता है, डिफरेंट दूसरी टेक्निक के होता है। जैसे मैचिंग के टेक्निक्स हैं, जैसे कुछ लोगों ने बताया है कि मैचिंग बाय पेयर, या मैचिंग ऑन द बेसिस ऑफ मीन और एसटी, या मैचिंग ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्री टेस्ट। आप कुछ मेजरमेंट करें, प्री टेस्ट करें और उसके आधार पर आप मैचिंग करें और मैच्ड ग्रुप बनाएं। तो देखिए, होता ये भी वही उसी तरह से है, जैसे यहाँ पे टू मैच्ड ग्रुप हो सकते हैं या मोर देन 2 मैच्ड ग्रुप हो सकते हैं, अगर हम मैचिंग को अपना आधार बना रहे हैं, रैंडमाइजेशन को अपना आधार नहीं बना रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम इस डिजाइन में ये है कि अगेन हमारा कंट्रोल अपने आप कह सकते हैं कि रिसर्च कंडीशन में, वेरिएबल के मैनिपुलेशन में हमारा कंट्रोल थोड़ा सा हम लूज करते हैं। तो ये उतना रैंडमाइजेशन के आधार पे जब हम करते हैं, तो रैंडमाइजेशन के आधार पे जो हमारी फाइंडिंग होगी, जो मिलेंगी, थोड़ा सा हम वहां पे लूज करते हैं। वैलिडिटी आप कर सकते हैं कि इंटरनल वैलिडिटी हम लूज करते हैं, और एक्सटर्नल वैलिडिटी भी इसकी कम होगी, मतलब जनरलाइजेबिलिटी के लेवल पे हम थोड़ा सा कंप्रोमाइज करेंगे, लेकिन हम यूज करते हैं। तो रैंडमाइजेशन अगर पॉसिबल नहीं है तो हम मैच ग्रुप डिजाइन यूज कर सकते हैं, लेकिन मैच ग्रुप में भी 2 मैच ग्रुप डिजाइन हो सकता है या मोर देन 2 मैच ग्रुप डिजाइन हो सकता है, हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। और जो तीसरा है वो है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को समझना और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब की जो स्टडीज हो रही हैं वो बहुत रेयर ही सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। सिंगल फैक्टर और फैक्टर का मतलब समझिए, तो फैक्टोरियल मतलब समझ में आ जाएगा। आप देखें कि फैक्टोरियल स्टडी का लेना देना इससे है कि आप कितने आईवी को यूटिलाइज कर रहे हैं। फैक्टर मतलब यहाँ पे एक, मैं ये भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एक मल्टीवेरिएट टेक्निक है जिसको कि फैक्टर एनालिसिस कहते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट फैक्टर एनालिसिस, दैट इज मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक्स। ये जिस फैक्टर डिजाइन, फैक्टोरियल डिजाइन की बात कर रहे हैं, ये अनोवा बेस्ड होता है, एनालिसिस और वेरिएंस हम यहाँ पे करते हैं। और ये अनोवा जो है ये यूनिवेरिएट स्टैटिस्टिक्स है, ये बाईवेरिएट भी नहीं। कोरिलेशंस एक्चुअली बाईवेरिएट स्टैटिस्टिक्स होते हैं। तो अनोवा बेस्ड जो भी हम डिजाइन यूज कर रहे हैं, एनालिसिस और वेरिएंस हम करते हैं, तो यहाँ पे तब हम फैक्टर के टर्म में बात करते हैं, और यहाँ आईवी ही फैक्टर कहा जाता है। अब जैसे मैं कहूं कि अगर हम, जैसे मैंने इस वाले में कहा, मैंने जो एग्जांपल दिया पैरासीटामोल वाला, तो पैरासीटामोल वाला जो एग्जांपल था, मैंने बार बार कहा कि ये सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट है, इसलिए क्योंकि ये यहां पर हम केवल एक ही आईवी को मैनिपुलेट अपने एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी में। जब हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो हमने केवल एक वेरिएबल को मैनिपुलेट किया, हालांकि उसके 2 या 3 लेवल हमने लिए, या कहिए मैनिपुलेशन करके लेवल क्रिएट किए, लेकिन फैक्टर वहां पर एक ही है। फैक्टर मतलब आईवी वहां एक ही है। कई हमारे जो स्टूडेंट हैं ये गलती करते हैं कि वो लेवल्स को ही फैक्टर समझने लगते हैं। ऐसा नहीं है। आपको पहचानना चाहिए कि एक फैक्टोरियल डिजाइन में अगर वो सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट है, मतलब वहां एक आईवी है। 2 फैक्टर एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, मतलब वहां 2 आईवी है। और अगर 3 फैक्टर एक्सपेरिमेंट है तो वो 3 आईवी है। देखिए, यूजुअली फैक्टोरियल डिजाइन में जनरली अनोवा बेस्ड जो डिजाइन है, वहां पे हम
सिंगल फैक्टर, 2 फैक्टर या 3 फैक्टर एक्सपेरिमेंट करते हैं और मैक्सिमम ये सलाह दी जाती है कि आप 3 वेरिएबल लें, उससे ज्यादा नहीं। रेयर कंडीशन में 4 फैक्टर के साथ भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे आमतौर पर मना करता हूं। वो लोग जिनकी अंडरस्टैंडिंग स्टैटिस्टिक्स की सही अभी नहीं है या जो भी डेवलप कर रहे हैं, एंथुजियाज्म में बहुत ज्यादा क्यूरियस होकर के आपको इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। 4 फैक्टर काफी ज्यादा उसको एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो मैं तो ये राय दूंगा कि आप छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट प्लान करिए, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आप 2 फैक्टर लीजिए, नहीं तो सिंगल फैक्टर से भी काम चलाइए। यहाँ पे इज्जत कम नहीं हो जाती कि आईवी आप एक ले रहे हैं तो ज्यादा आपने कम या कोई घटिया एक्सपेरिमेंट किया, ऐसा नहीं है। तो फैक्टोरियल डिजाइन की प्रॉब्लम या फैक्टोरियल डिजाइन की विशेषता ये है, हम इसको ऐसे पहचाने कि ये फैक्टर्स का मतलब आईवी, आप अपनी स्टडी में केवल एक आईवी को इंक्लूड कर रहे हैं, उसका इफेक्ट अपने डीवी पर देख रहे हैं, तो ये सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट हुआ। आप अपनी स्टडी में अगर 2 फैक्टर को ले रहे हैं, मतलब 2 आईवी को ले रहे हैं और दोनों के इफेक्ट को, लेकिन डीवी वही है। ये भी ध्यान देने की बात है कि ये फैक्टर में सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट में या 2 फैक्टर एक्सपेरिमेंट में या 3 फैक्टर एक्सपेरिमेंट में आईवी चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, डीवी हमेशा एक ही होगा। इसीलिए यूनिवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहा जाता है इसको। तो फैक्टोरियल डिजाइन की विशेषता ये होती है कि वहां पे चाहे तो आप एक सिंगल फैक्टर के हिसाब से एक सिंगल फैक्टर को इंक्लूड कर सकते हैं अपने स्टडी में, मतलब एक आईवी को ले सकते हैं, चाहे तो आप 2 आईवी को ले सकते हैं, दोनों के आप इंटरेक्शन को भी अपने डीवी पर देख सकते हैं, उसका जो इंटरेक्शन इफेक्ट होता है उसको भी देख सकते हैं। और 3 फैक्टर एक्सपेरिमेंट अगर आप कर रहे हैं तो तीनों के मेन इफेक्ट, मतलब तीनों आईवी के मेन इफेक्ट को और उन तीनों के मतलब A इंटू बी, A इंटू सी, B इंटू सी, तीनों के इंटरेक्शन इफेक्ट को भी आप अपने डीवी पर देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर डीवी हमेशा एक ही होगा, डीवी यहाँ एक से ज्यादा नहीं होगा। तो अगर इस तरह से आप काम कर रहे हैं, आप मोर देन 1 फैक्टर यूज कर रहे हैं, चाहे एक ही फैक्टर आप आईवी यूज कर रहे हैं और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस आप यूज कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं तब भी वो सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट है, तो वो फैक्टोरियल डिजाइन नहीं होगा सिंगल फैक्टर में, ठीक है ना। और अगर आप 2 आईवी ले रहे हैं, 3 आईवी ले रहे हैं, तो ये 2 फैक्टर या 3 फैक्टर कहे जाएंगे। सो ये भी एक तरीका है जहां आप इस तरह से क्लासिफाई करते हैं कि आपके आईवी एक ही है या एक से ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइन की मैंने बात की, लेकिन अब मैं आ रहा हूँ विदिन सब्जेक्ट डिजाइन में, जिसमें कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि आप कैसे फर्क करें बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइन में और विदिन सब्जेक्ट डिजाइन। क्या आप जो भी अपने आईवी के लेवल आपने लिए हैं, इन आईवी के लेवल के लिए क्या आप अलग अलग ग्रुप को ले रहे हैं, इंडिपेंडेंट सैंपल ग्रुप को ले रहे हैं, तो ये बिटवीन सब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर आप उसी सैंपल को रिपीट कर रहे हैं तो ये विदिन ग्रुप होगा। एक्चुअली यहाँ पे एक मिक्स्ड डिजाइन का भी कॉन्सेप्ट होता है। पहले हम विदिन सब्जेक्ट डिजाइन को समझ लें, मैं पहले ही बता चुका हूं। अब यहाँ पे जैसे है कंप्लीट और इनकम्प्लीट, ये उसी को बताने का है कि क्या हम कंप्लीट विदिन सब्जेक्ट ले रहे हैं या हम इनकम्प्लीट या मिक्स्ड टाइप का यूज कर रहे हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है, आप समझें इस एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि मैं अपने पहले वाले एग्जाम्पल में एक फैक्टर और जोड़ रहा हूं, मतलब एक आईवी और जोड़ रहा हूं। आप देखें कि अगर मैं उसमें जेंडर जोड़ दूं, जैसे कि पैरासीटामोल और जेंडर, इन दोनों का इफेक्ट मैं बुखार पे देखने लगूं, तो ये 2 फैक्टर एक्सपेरिमेंट हो गया, लेकिन बिटवीन ग्रुप होगा क्योंकि जेंडर भी मेल और फीमेल हो गए, ठीक है। हालांकि एक्सपेरिमेंट ही होगा क्योंकि कम से कम एक लेवल पे हम वहां पे डायरेक्ट मैनिपुलेट कर रहे हैं, दूसरे पे हम सिलेक्शन कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा एग्जांपल हमने दिया था जिसमें कि आपने देखा कि हम लाइट पर और विजुअल एक्यूटी जो डीवी था उसको हम स्टडी कर रहे थे, उसमें आप देखिए कि हमने कहा कि हम एक ही ग्रुप को कई बार रिपीट कर रहे हैं। तो ये विदिन ग्रुप या विदिन सब्जेक्ट डिजाइन सिंगल फैक्टर डिजाइन, जहां की एक फैक्टर है, एक आईवी है, लेकिन ये विदिन ग्रुप इसलिए है क्योंकि आप इस सिंगल फैक्टर के जो भी लेवल्स हैं वहां पे आप रिपीट कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट्स को। उन्हीं सब्जेक्ट को आप पहले कंडीशन में, फिर दूसरे कंडीशन में, मोर देन 2 कंडीशन है तो तीसरे कंडीशन में भी आप रिपीट कर रहे हैं। सो दिस इज अ कंप्लीट विदिन सब्जेक्ट डिजाइन एग्जांपल। लेकिन कुछ ऐसे भी सिचुएशन होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि हम
एक लेवल पर, आईवी के एक लेवल पर, मान लीजिए 2 फैक्टर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस 2 फैक्टर एक्सपेरिमेंट में आईवी के एक लेवल पर हो सकता है कि हम बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइन को यूटिलाइज करें, जहां कि हम 3 ग्रुप ले, 2 डिफरेंट ग्रुप ले रहे हैं, लेकिन दूसरे पर हो सकता है कि हम वहां उन्हीं सब्जेक्ट्स को फिर से रिपीट करें दूसरे जो वेरिएबल है उसके लेवल पे, तो ये मिक्स डिजाइन हो जाए और इसको कहा जाता है 2 फैक्टर एक्सपेरिमेंट रिपीटेड ऑन लास्ट फैक्टर। या मान लीजिए कि आप एक तीसरे कंडीशन की कल्पना करें जहां आप 3 फैक्टर एक्सपेरिमेंट के साथ काम कर रहे हैं। इस 3 फैक्टर एक्सपेरिमेंट में हो सकता है कि आप फर्स्ट 2 फैक्टर पे बिटवीन ग्रुप डिजाइन यूज कर रहे हो और लास्ट फैक्टर पे आप उन्हीं सब्जेक्ट को रिपीट कर रहे हो, तो फिर ये होगा रिपीटेड ऑन लास्ट फैक्टर। लेकिन ये न बिटवीन ग्रुप है न विदिन ग्रुप है, तब हम इसको कहेंगे मिक्स्ड डिजाइन, मिक्स्ड ग्रुप डिजाइन। तो आप देखें कि जब हम विदिन सब्जेक्ट डिजाइन कर रहे हैं तो यहाँ कंप्लीट हो सकता है कि फर्स्ट फैक्टर के लेवल पर भी अगर हम कंप्लीटली रेप्लिकेट कर पा रहे हैं तो ये कंप्लीट विदिन सब्जेक्ट डिजाइन हो गया। अगर 2 फैक्टर एक्सपेरिमेंट है और दोनों फैक्टर के लेवल पे हम जो है, दोनों फैक्टर में जो लेवल्स हैं हमारे, उनके लेवल पर भी हम रिपीट करने जा रहे हैं, तो ये 2 फैक्टर एक्सपेरिमेंट विदिन ग्रुप होगा, कंप्लीट विदिन ग्रुप होगा। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, फर्स्ट फैक्टर पे बिटवीन ग्रुप डिजाइन हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं और सेकंड फैक्टर पे हम रिपीट करने जा रहे हैं, तो ये मिक्स डिजाइन होगा और कहा जाएगा रिपीटेड ऑन लास्ट फैक्टर, जिसको कहेंगे हम मिक्स्ड सब्जेक्ट डिजाइन रिपीटेड ऑन लास्ट फैक्टर और सेकंड फैक्टर। सो अगर हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की बात करें तो मैं मेरे मित्रों आप लोगों से कहूंगा कि ये जो एग्जांपल्स थे ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के जो बेसिक्स हैं वो कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने रखे और आप लोगों से डिस्कस किए। हाँ, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी तब ज्यादा इंट्रोड्यूस हो जाती है जब आप फैक्टोरियल डिजाइन की तरफ बढ़ने लगते हैं, मोर देन 1 फैक्टर आप लेना शुरू करते हैं, 2 फैक्टर लेते हैं, 3 फैक्टर लेते हैं, या जब आप मिक्स्ड फैक्टर की ओर बढ़ जाते हैं, जब आप पता चले कि आपके कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जिसमें कि आप एक फैक्टर पर तो इंडिपेंडेंट सैंपल ले रहे हैं, दूसरे फैक्टर पे आपको रिपीट करना पड़ रहा है, तो या मतलब दोनों पे आप इंडिपेंडेंट नहीं ले पा रहे हैं या दोनों पे आप ट्रूली रिपीट नहीं कर पा रहे हैं, तो ना तो वो बिटवीन ग्रुप पे है ना वो ट्रूली विदिन ग्रुप पे है, तो वो मिक्स्ड हो जाएगा। अब देखना यह है कि रिपीटेड कहाँ कर रहे हैं, थर्ड फैक्टर पे कर रहे हैं या सेकंड फैक्टर पे कर रहे हैं, तो दिस विल कॉल रिपीटेड ऑन लास्ट फैक्टर, चाहे वो 3 फैक्टर हो या 2 फैक्टर एक्सपेरिमेंट हो। तो मेरे मित्रों जो भी आप सहभागी यहाँ कर रहे हैं, मैं आप सबका चेहरा तो नहीं देख पा रहा हूँ। ये रिसर्च डिजाइन का जो मेरा एक बहुत ही इनिशियल कह सकते हैं कि मैंने इंट्रोडक्टरी लेवल पे आप लोगों के कुछ जो है सामने अपनी एक क्लासिफिकेशन और उसके बारे में जानकारी रखी। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है, आपका कोई प्रॉब्लम है, उसको हमसे डिस्कस करें कि वो डिजाइन आप उसके बारे में क्या समझ रहे हैं या इसमें से कुछ ऐसा हो तो मैं फिर से आपकी बात करूँ। हाँ, मैंने एक चीज इसमें छोड़ी है, अभी टाइम धीरे धीरे हो रहा है, 10:30 तक मेरा समय है और 6 मिनट बचा हुआ है। स्टैटिस्टिक्स में ये कहूंगा कि फैक्टोरियल डिजाइन में जनरली हम अनोवा मॉडल को यूज करते हैं, चाहे तो हम अनोवा ही नहीं यूज करें, आपको मनोवा भी मतलब हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, अगर दो भी एक से ज्यादा है तो हम मनोवा भी यूज कर सकते हैं। इवन अंकोवा एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस और मंकोवा मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस भी हम यूज कर सकते हैं। तो अब आप मुझे यहाँ एलिमिनेट करिए कि आप सर कैन आई आस्क यू क्वेरी? ओके यस सर। सर हम 2 वेरिएंस मतलब 2 सीरीज या 2 वेरिएबल्स एनालाइज में एनोवा सिंगल फैक्टर यूज कर सकते हैं या नहीं? देखिए, मैंने कहा आप ये देखिए कि आपको मेरी आवाज ठीक से यहाँ पे वो हो रही है, एक ही आदमी की आप लोग। सर जैसे हम एनोवा सिंगल फैक्टर टेस्ट 2 सीरीज टेस्ट में यूज कर सकते हैं या नहीं? देखिए, अनोवा ये है कि आप फैक्टर, अगर फैक्टोरियल डिजाइन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जो भी मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है सर जैसे कि सिंगल फैक्टर, आप एग्जांपल बताइए तो मैं बताऊँ क्या बात है। जैसे हमको मेल फीमेल का डेटा टेस्ट करना है, ओके, तो हमने कोई डेटा कलेक्ट किया हुआ है कस्टमर सेटिस्फेक्शन ऑन बैंक्स, हमने मेल फीमेल की दोनों अलग अलग सीरीज बना ली और उनको बराबर बराबर रख लिया, तो अब मुझे टेस्ट करना है देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस और नॉट। ओके, तो आप चाहते हैं कि डिजाइन कौन सा है ये जानना? मैं जानना चाहता हूँ, मेरा सैंपल साइज है 500, तो क्या मैं इसमें एनोवा सिंगल फैक्टर यूज कर सकता हूँ या इसमें कोई और टेस्ट होगा?
आप अगर 2 ही ग्रुप है तो अनोवा क्यों यूज करेंगे? आप टी से भी काम चला सकते हैं। यस सर, टी से और काम टी, चला सकते हैं, हाँ पर बिल्कुल प्रॉब्लम बिल्कुल। पर प्रॉब्लम ये आ रही है, जैसे मैं एज को लेके करता हूँ तो फिर उसमें 3 फैक्टर्स आ जा रहे हैं और मैं नहीं, अलग 3 से फैक्टर नहीं हुए। आपने जेंडर लिया, उसके 2 लेवल हो गए, और एज के फिर कितने लेवल दे रहे हैं? फैक्टर यहाँ 2 ही हुए, जेंडर और एज। सर, तो एज के लिए मैंने 3 वेरिएंट लिए